लद्दाख पहाड़ों में घूमने के शौकीन लोगों की बकेट लिस्ट में ये नाम ज़रूर होता है, और हो भी क्यों ना। अपनी विशिष्ट बौद्ध संस्कृति, प्राचीन मठों, ऊंचे पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तानी नज़ारों के लिए लद्दाख दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया के कई सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस और रोमांचक सड़कें मौजूद हैं, जो इसे रोड ट्रिप प्रेमियों के लिए एक सपनों की मंजिल बना देती हैं। लद्दाख तक हवाई सेवा साल भर उपलब्ध रहती है, लेकिन सड़क मार्ग केवल गर्मियों के महीनों में ही खुलते हैं। मनाली लेह और श्रीनगर लेह हाईवे यहाँ पहुँचने के दो मुख्य रास्ते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिल्ली से लेह तक HRTC बस का सफ़र दिखाया था, जो मनाली, बारालाचाला, मोरे प्लेन्स और तंगलंगला जैसी शानदार जगहों से होते हुए लेह पहुँचती है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस यात्रा का अगला पड़ाव, लेह से श्रीनगर की बस यात्रा। ये रास्ता भी अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं है। रास्ते में दिखेंगे ऊंचे पासेस, खुली घाटियाँ, इंडस और ज़ांस्कर नदियों का संगम, द्रास और कारगिल जैसे बड़े शहर, और सबसे मुख्य आकर्षण है जोजिला पास। लेह श्रीनगर बस, इसके रूट, फेयर, टाइम टेबल और सफ़र से जुड़ी सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए निकलते हैं लेह से श्रीनगर के इस यादगार सफ़र पर। आज दिन है 28 मई और अभी मैं हूँ लेह में। लेह लद्दाख यूटी का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा शहर है। लद्दाख देश का सबसे बड़ा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ दुर्गम पहाड़, हाई माउंटेन पासेस और बर्फीले रेगिस्तान मौजूद हैं। लद्दाख घूमने के लिए लेह बेस स्टेशन है, और इस शहर में आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी चलते हैं लेह बस स्टैंड और निकलते हैं श्रीनगर के सफ़र पर। और श्रीनगर जाने वाली बस यहाँ पर खड़ी है। ये बस दोपहर 2 बजे लेह से रवाना होती है और कल सुबह 10 बजे श्रीनगर में ड्रॉप करेगी। सामने यहाँ बुकिंग काउंटर है, जहाँ से आप श्रीनगर की टिकट ले सकते हैं। इस बस की बुकिंग ऑफलाइन ही होती है, और यात्रा से एक दिन पहले भी आप टिकट ले सकते हैं। लेह से श्रीनगर का बस किराया 980 रुपये है। कई यात्री टिकट्स लेकर बस में बैठ गए हैं। आजकल इस रूट पर सवारियां कम ही हैं, तो ये बस अल्टरनेट डे चल रही है, लेकिन ज़्यादा सवारी होने पर ये प्रतिदिन चलना शुरू हो जाएगी। इस तरफ HRTC की लेह दिल्ली बस भी खड़ी है, जो सुबह 4 बजे चलती है। लद्दाख प्रशासन द्वारा यहाँ लोकल रूट्स पर बसेस शुरू की गई हैं, लेकिन इंटरस्टेट बस रूट्स JKRTC और HRTC द्वारा ही चलाए जाते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। अब 2 बजने वाले हैं और हमारे ड्राइवर नमग्याल जी भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद फिर ठीक 2 बजे हमारी बस लेह से श्रीनगर के सफ़र पर रवाना हो गई। अभी बस स्टैंड से निकलते ही बस यहाँ डीजल डलवाएगी।
बहुत मेरे को मज़ा आएगा। और इसके बाद फिर बस अपने सफ़र पर निकल गई। इन बसों में कंडक्टर नहीं होता और जिन सवारियों को लेह से श्रीनगर जाना हो उनको बस स्टैंड से ही टिकट लेनी होगी और वहीं से बस भी पकड़नी होगी। अब आगे रास्ते में बस कहीं नहीं रुकेगी। हमारी बस का रूट लेह से शुरू होकर नीमू, खलसी, लामायुरू, बोध खरबू, कारगिल, द्रास, जोजिला पास, सोनमर्ग और गांदरबल से होते हुए श्रीनगर तक है। ये दूरी 440 किलोमीटर है और बस इसमें 20 घंटे का समय ले लेती है क्योंकि द्रास में बस ओवरनाइट हॉल्ट भी लेगी। लेह से श्रीनगर का किराया 980 रुपये है। लेह शहर से निकलकर अब हम निमू की तरफ बढ़ रहे हैं। आसमान में आज बादल भी छाए हैं, लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि बारिश नहीं होगी। तेज़ धूप हो तो गर्मी भी लगने लगती है, लेकिन सुबह शाम अच्छी ठंड है। कुछ ही देर में फिर हम पहुंच गए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। ये गुरुद्वारा यहाँ मेन रोड पर ही स्थित है और पहले गुरु श्री नानक देव जी को समर्पित है। गुरु साहिब अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ पर आए थे। और इसके कुछ ही आगे आ जाती है मैग्नेटिक हिल। मान्यता है कि यहाँ चुंबकीय शक्ति गाड़ियों को अपनी ओर खींचती है। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और गाड़ियों का न्यूट्रल गियर पर आगे बढ़ना सड़क की ढलान के कारण होने वाला एक दृष्टिभ्रम यानी इल्यूजन है। इस तरफ नीचे ये सिंधु नदी है। ऊपर से देखने में तो लग रहा है कि इसमें पानी बहुत कम है। अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, नदी में पानी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। आगे फिर आता है संगम, जहां सिंधु और जांस्कर नदियों का मिलन होता है। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से बहते हुए आती है, जबकि जांस्कर नदी जांस्कर घाटी में पेंजिला पास से निकलती है। जांस्कर नदी में भी काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और दोनों नदियां मिलने के बाद एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। सामने वो हरे भरे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और वहाँ नीमू कस्बा है। नीचे ये पदम नीमू रोड है जो यहाँ आगे इस रोड से मिलता है। मनाली से जांस्कर होते हुए भी लेह पहुँचा जा सकता है और बीआरओ तेज़ी से इस सड़क को पक्का करने में लगा हुआ है। लेह से करीब 45 मिनट में हम निमू पहुंच गए हैं। आगे अब ऐसे ही ऊंचे नीचे रास्तों से होकर हमारा श्रीनगर तक का सफ़र होगा।
आज बस द्रास तक ही जाएगी क्योंकि उसके बाद रात हो जाएगी और रात को जोजिला पास क्रॉस करना अलाउड नहीं है। हम रात करीब 10 बजे तक द्रास पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि बस काफ़ी खाली सी ही जा रही है। कम सवारियों की वजह से ही ये बस अभी एक दिन छोड़कर चल रही है। वैसे तो हमें आगे सिंधु नदी घाटी में ही जाना है, लेकिन नदी कई जगहों पर तंग और गहरी घाटियों से होकर बहती है। इसलिए उस जगह सड़क ऊपर पहाड़ी से होकर बनाई गई है और कभी चढ़ाई तो कभी उतराई उतरनी पड़ती है। ससपोल के बाद फिर हम दोबारा सिंधु नदी के किनारे पहुंच गए। अब आगे खलसी तक हम इस नदी के किनारे जाएंगे और फिर लामायुरु की तरफ चढ़ाई चढ़ेंगे। ये नदी उसके बाद स्कार्दू पीओके की तरफ निकल जाती है। लद्दाख में आबादी बहुत कम है और काफ़ी दूर जाकर कोई गांव आता है। यहाँ पहाड़ों की आकृतियाँ ऐसी हैं कि बस इन्हें देखते ही रहो। अभी आगे आगे जाएंगे तो एक के बाद ऐसे सुंदर विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। आगे ये नुरला गांव आता है। इन गाँव में ज़्यादा खेती तो नहीं होती, लेकिन आजकल गर्मियों में ये लोग थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत की सब्जियां, फल और अनाज उगा लेते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं खलसी, जो लेह से निकलने के बाद एक बड़ा कस्बा है। यहाँ पर हमारी बस का चाय नाश्ते का ब्रेक भी होगा। यहाँ इस राजू पंजाबी ढाबा पर हमारी बस रुक गई है। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी यहाँ कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि अगला स्टॉप अब द्रास में ही होगा। दाल चावल सब्जी। यहाँ पर खाने के साथ ये गर्मा गर्म समोसे भी बन रहे हैं, तो मैंने एक प्लेट चने समोसे ले लिए, जो कि 60 रुपये पर प्लेट हैं। दाल चावल भी खा लो भाई, 100 में खाएं दाल चावल। आप ऐसे सफ़र पर आएँ तो साथ में पानी, बिस्किट या फ्रूट वगैरह साथ लेकर रखें। यहाँ हमारी बस 20 मिनट के लिए रुकी और इतने में यहाँ सबने नाश्ता पानी कर लिया है। अब बस आगे के सफ़र पर रवाना हो रही है। आगे ये एक बस आ रही है जो लेह से खलसी लोकल रूट पर चलती है।
हमारी बस खलसी के शुरुआत में ही रुक गई थी, लेकिन खलसी मेन टाउन यहाँ थोड़ा आगे आकर है। हमने 2024 में भी आपको इस बस की वीडियो दिखाई थी और तब हमारी बस यहाँ मार्केट में ही खाने के लिए रुकी थी। खलसी एक बड़ा कस्बा है और यहाँ पर बड़ी मार्केट भी है। यहाँ रहने के लिए होटल्स और खाने पीने के लिए कई रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और थोड़ा ही आगे चलकर यहाँ लद्दाख पुलिस का बैरियर है। यहाँ पर बस की डिटेल्स एंटर करवानी होंगी। यहाँ से निकलने वाले सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन होती है और फॉरेनर्स को खुद वहाँ जाकर अपनी डिटेल्स दिखानी पड़ती हैं। हमारी बस में भी एक फॉरेनर लेडी है तो उन्हें अपनी पासपोर्ट डिटेल्स दिखानी पड़ी। यहाँ से बटाली की तरफ जाने के लिए भी अलग रास्ता निकलता है। हम यहाँ सिंधु नदी के दूसरी तरफ आ गए हैं और अब हमें यहाँ सिंधु नदी का साथ भी छोड़ना होगा। इसके बाद ये नदी बटालिक और स्कार्दू की तरफ निकल जाती है और पीओके से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी भारत में बस लद्दाख क्षेत्र में ही बहती है। अब यहाँ से आगे हम एक अलग घाटी में चलने लगे हैं। आगे अब चढ़ाई है और हमें फोटुला पास तक लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। हमारा ये लेह से श्रीनगर का पूरा सफ़र NH1 पर रहेगा। ये हाईवे लेह से श्रीनगर होते हुए उड़ी तक है और इस हाईवे की पूरी देखरेख BRO के अधीन है। ये सड़क लद्दाख की लाइफलाइन भी मानी जाती है और POK के बेहद करीब होने की वजह से इसका सामरिक महत्व भी है। ये सड़क ज़्यादातर अच्छी डबल लेन बनी हुई है। यहाँ से लेफ्ट में एक रास्ता फोटोस्कर होते हुए नीरक और पदम के लिए भी निकलता है। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम लामायुरु पहुंचने वाले हैं। इन पहाड़ों पर पेड़ पौधे तो एकदम गायब हैं। थोड़ा आगे चलकर फिर हम पहुंच गए मूनलैंड लामायुरु। यहाँ की मिट्टी ऐसी दिखाई देती है जैसे चांद की सतह हो, इसलिए इस जगह को मूनलैंड कहा जाता है। यहाँ आपको पल पल बदलते परिदृश्य अचंभित कर देंगे। आगे से ये श्रीनगर लेह बस भी आ गई। ये बस सुबह 7 बजे श्रीनगर से चलकर आ रही है और ये रात 8 बजे तक लेह पहुंच जाएगी। श्रीनगर से आती बार इस बस का नाइट हॉल्ट नहीं रहता। वैसे अगर हमारी बस भी लेह से सुबह जल्दी निकले तो शाम तक श्रीनगर पहुंच सकती है। अब ये सड़क अच्छी बन गई है और ट्रैवल टाइम बस 12 घंटे रह गया है।
लेकिन JKRTC अभी भी पुराने टाइम के हिसाब से ही बस चला रहा है। पाँच बजे तक फिर हमारी बस पहुंच गई लामायुरू। लेह से यहां तक पहुंचने में हमें 3 घंटे का टाइम लग गया। लामायुरू लद्दाख के सबसे पुराने और बड़े बौद्ध मठों में से एक है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मठ के अंदर प्राचीन मूर्तियां, वॉल पेंटिंग्स और पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। लामायुरू के बाद फोटुला पास तक कई हेयर पिन बेंड्स हैं और ये सारे लूप्स चढ़कर हमें पास तक पहुंचना है। ये फोटुला पास करीब 4100 मीटर के एलिवेशन पर है और इस लेह श्रीनगर हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। और यहाँ ऊंचाई से अब दूर दूर तक के सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। इन लूप्स को चढ़कर हम यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचे हैं। इस फोटुला पास के नीचे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की भी योजना है ताकि सर्दियों में यहाँ आवागमन आसान हो सके। और ये आगे आ गया 4108 मीटर ऊंचा फोटुला टॉप। यहाँ पर बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तेज़ ठंडी हवाएं ज़रूर चल रही हैं। लद्दाख के जो अंदरूनी हिस्से हैं, यहाँ शुष्क और रेतीला लैंडस्केप होने की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल जाती है, जबकि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज़ रेंज के पासेस पर अभी तक अच्छी बर्फ़ टिकी हुई है। अब इसके बाद हमें फिर से उतराई उतरनी है। आगे अब बोध खरबू होते हुए हम नमिका ला पास की तरफ चढ़ाई शुरू करेंगे। इस बीच यहाँ कई छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं। यहाँ के लोग वैसे बसों पर ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को यहाँ से वहाँ जाना हो तो उनकी टिकट ड्राइवर साहब ही काटते हैं।
आगे यहाँ एक और गांव है। खेतों में यहाँ हरियाली भी दिखाई दे रही है। यहाँ से अब कारगिल ज़िला शुरू हो जाता है। ये लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होता था, लेकिन यहाँ का लैंडस्केप, खान-पान, संस्कृति और भाषा उससे बिल्कुल अलग है। साल 2019 में फिर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अब एक नई पहचान मिली है। ये है बोध खरबू गांव, जो इस तरफ एक बड़ा गांव है। यहाँ भी आपको रहने और खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप लेह से श्रीनगर की यात्रा पर आओ तो ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में ये ट्रैवल करना है। आप बीच में कहीं स्टे भी ले सकते हैं और आराम से इन सुंदर जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हैं। आगे ये खंगराल गांव आता है। यहाँ आपको कई मिट्टी के घर बने दिखाई दे जाएंगे। पहले तो लेह में भी ऐसे ही पुराने मिट्टी वाले घर हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ अब शहरों में पक्के घर बन गए हैं। अब इन दूर के गांव में ही ऐसे पुराने घर देखने को मिलेंगे। खंगराल के बाद फिर हम नमिकाला की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। वो सामने एक ऊंची चोटी जैसी दिखाई दे रही है, उसी के करीब नमिकाला पास है। वहाँ तक हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है और उसके बाद फिर कारगिल की तरफ उतराई शुरू होगी। नमिकाला की चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम फिर से ऊंचाई पर आ गए हैं। लेह से कारगिल तक हमें 2 माउंटेन रेंजेस पार करनी होती हैं, एक जो फोटुला पास क्रॉस किया और दूसरा ये नमिकाला पास जो अभी आने वाला है। बाकी का ज़्यादातर सफ़र तो घाटियों में से होते हुए है। इन ऊंची जगहों से नज़ारे शानदार दिखाई देते हैं। और ये आ गया नमिकाला। ये पास 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये इस रोड का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है। कारगिल अभी 54 किलोमीटर दूर है और अब हमें कारगिल की तरफ उतराई उतरनी है। सामने वाली उस ऊंची रेंज पर बर्फ़ भी दिखाई देने लगी है। इसके अलावा यहाँ आसपास हर पहाड़ी का अपना अलग ही रूप है।
शाम के 7 बज रहे हैं और धूप की ये आखिरी किरणें पहाड़ियों पर गिर रही हैं और ढलते सूरज की रोशनी में ये पहाड़ सुनहरे से हो गए हैं। कुछ ही देर में अब अंधेरा भी छाने लगेगा। आगे ये वाखा गांव आता है। यहाँ कोई गांव या आबादी काफ़ी दूर दूर है। वैसे तो यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तब दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर रात में सफ़र कर रहे हों। इसके बाद आगे मुबलेख गांव आता है और मुबलेख इस सूखे वातावरण में हरियाली के लिए जाना जाता है। यहाँ आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं और खेतों में हरी फसलें भी लहलहा रही हैं। फिर कारगिल तक पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया। लद्दाख में लेह के बाद कारगिल दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कारगिल सुरू नदी के दोनों ओर फैला हुआ है। ये सुरू नदी पेंजिला पास से निकलकर यहाँ तक आती है और आगे पीओके में जाकर इंडस नदी में मिलती है। ये नदी कारगिल शहर की सुंदरता को और बढ़ा देती है। राइट साइड यहाँ कारगिल का बस स्टैंड है और हमारी बस में भी यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ हैं। बस स्टैंड के बाहर इन्हें ड्रॉप करके फिर बस आगे निकल जाएगी। इसके बाद फिर हम द्रास की तरफ निकल गए। कारगिल से द्रास की दूरी 65 किलोमीटर है और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। आगे द्रास से थोड़ा पहले ये कारगिल वॉर मेमोरियल आता है। आप सब जानते होंगे कि साल 1999 में यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। वो लड़ाई यहाँ द्रास सेक्टर की ऊंची माउंटेन रेंज पर ही हुई थी, जहाँ घुसपैठियों ने भारतीय सरजमीं पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने फिर कई कठिन अभियानों के बाद इन चोटियों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया। ये मेमोरियल उन वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 9:40 हो गए हैं और हमारी बस अब पहुंच गई है द्रास। आज हमारी बस यहीं पर रात भर के लिए रुकेगी। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है।
हमारी बस यहाँ साइड में पार्क हो रही है। यहाँ पर आपको खाने पीने और ठहरने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। 10 तो बज ही गए हैं और खाना वगैरह खाकर सोने में 11-12 बज जाएंगे और फिर सुबह 4 बजे उठकर चलने की तैयारी करनी है। यहाँ 500 रुपये में रूम और 200 रुपये में शेयरिंग बेड्स मिल जाते हैं। कुछ यात्री रूम लेने की बजाय बस में भी सो लेते हैं। रात का ये स्टे और खाना पीना बस टिकट में इंक्लूड नहीं होता। और मैंने यहाँ डिनर में फिर से राजमा चावल खाए। द्रास में जनवरी 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान होने का खिताब देता है। अगली सुबह फिर 5 बजे से पहले मैं यहाँ बस के पास आ गया और ज़्यादातर सवारियाँ और ड्राइवर साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। कुछ लोग शेयरिंग रूम्स में सोए थे और कुछ बस में ही सो गए थे। ड्राइवर साहब अपनी सीट पर आ गए हैं और भगवान को नमस्कार कर अब आगे की यात्रा शुरू हो रही है। वो पीछे दिखाई दे रही है टाइगर हिल। यही टाइगर हिल कारगिल युद्ध का निर्णायक स्थल था। साल 1999 में द्रास और कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। इन चोटियों से वो भारतीय सेना की गतिविधियों और इस महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह मार्ग पर नज़र रख सकते थे। इन चोटियों को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई और शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान के बीच ये अभियान चला। 2 महीने तक चले इस संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने कब्जा की गई चोटियों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। कारगिल युद्ध के समय इस श्रीनगर लेह हाईवे की स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। इसके बाद इस मार्ग को व्यापक रूप से अपग्रेड किया गया। अब हम द्रास से आगे जोजिला पास की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लैंडस्केप भी काफ़ी चेंज हो गया है। लद्दाख में जहाँ रेतीले और सूखे पहाड़ थे, वहीं यहाँ अब हरियाली सी देखने को मिल रही है। साथ में बहती इन जल धाराओं से यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लग रहे हैं। आगे फिर ये भेड़ों का झुंड आ गया। यहाँ इस घाटी में बहुत से भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर आते हैं। आजकल यहाँ अच्छी पौष्टिक घास उगाती है, तो ये लोग कई दिन इन्हीं घाटियों में घूमते रहते हैं।
आगे फिर हम यहाँ लद्दाख पुलिस बैरियर पर आ गए। यहाँ पर रात को ट्रैफिक रोक दिया जाता है और सुबह अब 6 बजे के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। आगे जोजिला पास यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है और जोजिला पास को रात में क्रॉस नहीं कर सकते। अभी यहाँ और भी बहुत से वाहन खड़े हैं और कुछ ही देर में सबको बारी बारी आगे भेजा जाएगा। करीब 6:15 बजे फिर यहाँ से आगे जाने की परमिशन मिल गई। सबसे पहले छोटी गाड़ियों और बसेस जैसे पैसेंजर व्हीकल्स को जाने दिया जाता है और इसके बाद फिर ट्रक्स को निकलने की अनुमति मिलेगी। श्रीनगर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर तक करीब 4 घंटे और लग जाएंगे। आगे यहाँ जोजिला टनल की कंस्ट्रक्शन साइट है। जोजिला पास के नीचे बीआरओ द्वारा टनल बनाई जा रही है और हाल ही में इसका फाइनल ब्रेक थ्रू भी पूरा हो चुका है। जोजिला टनल भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसके तैयार हो जाने के बाद कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर रोड कनेक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही जोजिला पास पर जहां मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए सफ़र करना पड़ता है, वहीं टनल बनने के बाद बालटाल से मीना मार्ग तक का ये सफ़र आसानी से 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। 13.15 किलोमीटर लंबी ये टनल समुद्र तल से 3,529 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सिंगल ट्यूब बाईडायरेक्शनल रोड टनल होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे ये गुमरी और जोजिला पास के वो इलाके हैं जहां साल भर बर्फ़ देखने को मिल जाती है। आजकल तो बर्फ़ कम है, लेकिन सर्दियों में यहाँ कई फीट बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से ये सड़क साल के कई महीने बंद रहती है। आगे आता है ये जोजिला वॉर मेमोरियल। साल 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान जोजिला पास एक महत्वपूर्ण मोर्चा था। उस वक्त पाकिस्तान ने द्रास, कारगिल और जोजिला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना यहां टैंक लेकर पहुंच गई और एक कठिन ऑपरेशन के बाद इस पूरे इलाके से दुश्मन को ख़त्म कर वापस अपने कंट्रोल में ले लिया गया। और ये है जोजिला टॉप, जो 3,550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर लद्दाख की सीमा ख़त्म और जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती है। जोजिला पास दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण माउंटेन पास है, जो कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। इसे अक्सर पास ऑफ ब्लिज़र्ड्स यानी बर्फीले तूफ़ान का दर्रा भी कहा जाता है। एलओसी से काफ़ी करीब होने की वजह से इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है।
लेकिन ये पास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ बर्फीले तूफान, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर मूवमेंट और वाहनों के गहरी खाइयों में गिरने जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसीलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ रात के समय ट्रैफिक की अनुमति नहीं होती। कैप्टन मोड़ पार करके फिर आगे बालटाल का सुंदर व्यू दिखाई देने लगता है। यहाँ नज़ारे जितने सुंदर हैं वहीं एकदम ध्यान से ड्राइविंग करना भी ज़रूरी है। शायद आपने कुछ दिन पहले जोजिला में एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने वाली वीडियो देखी होगी। वो हादसा आज ही के दिन यानी जिस दिन हमने ये वीडियो शूट किया उसी दोपहर को हुआ था। आगे अब हम सोनमर्ग की तरफ उतराई उतरेंगे। बर्फ़ की वजह से इस पास पर तारपुल की सड़क ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती, इसीलिए जोजिला पास के पूरे पैच पर ये पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं। बालटाल श्री अमरनाथ यात्रा का बेस भी है। कुछ लोग पहलगाम की तरफ से यात्रा करते हैं तो कुछ यहाँ बालटाल से होकर भी जाते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जोजिला टनल का दूसरा छोर इस तरफ आकर है। आप देख सकते हैं कि इस टनल के बनने के बाद कितना मुश्किल और जोखिम भरा रास्ता बाईपास हो जाएगा। इस तरफ कश्मीर में फिर से हरियाली देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट और कश्मीर की ये हरी भरी वादियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शायद यही इस रूट की सबसे ख़ास बात भी है। अगर आप मनाली से आकर श्रीनगर होते हुए वापस जाते हैं तो हिमालय के बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल जाते हैं। करीब 7:45 बजे हम पहुंच गए सोनमर्ग। यहाँ रोड नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का काम लगातार चल रहा है और सोनमर्ग में अब बाईपास बना दिया गया है। सोनमर्ग कश्मीर का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ की वादियाँ, नदी, झरने और हरे भरे जंगल बेहद सुंदर हैं। सोनमर्ग में आप स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर साधारण होमस्टे से लेकर लग्जरी होटल्स तक उपलब्ध हैं। साथ ही ट्रैकिंग और बाकी कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं।
सोनमर्ग से निकलकर आगे फिर ये सोनमर्ग टनल आ जाती है। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है और जनवरी 2025 को इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। इस टनल के बनने से अब 30-45 मिनट का रास्ता बस 5 मिनट का रह गया है और साथ ही पुराने रास्ते पर सर्दियों में बर्फबारी के दौरान आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब यहाँ 12 महीने आवागमन सुचारू रूप से चल सकता है। टनल के लिए यहाँ नया और खुला अप्रोच रोड भी बनाया गया है। पुराना रास्ता वहाँ नीचे से होकर निकलता है। यहाँ फिर ये नई सड़क ख़त्म हो जाती है और आगे अब डबल लेन रोड है। श्रीनगर तक अब कई छोटे बड़े गांव शहर आएंगे और सड़क पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस बीच यहाँ कंगन के पास हमारी बस नाश्ते के लिए भी रुकी। अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है, अब आगे श्रीनगर पहुँचकर ही कुछ खाएंगे। यहाँ पर बस का 15 मिनट का ब्रेक था और अब आगे निकल रहे हैं। अब श्रीनगर पहुँचने वाले हैं तो गर्मी लगना भी शुरू हो गई है। आज यहाँ तेज़ धूप है। आगे हमारी बस गांदरबल से होते हुए श्रीनगर जाएगी। यहाँ आप बाईपास से होकर भी निकल सकते हैं क्योंकि ये वाली सड़क थोड़ी तंग है। दस बजे फिर हमारी बस श्रीनगर में एंटर हो गई। राइट में यहाँ श्रीनगर की फेमस डल लेक है। ये डल झील श्रीनगर का सबसे खास पॉइंट है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए ये बड़ा अट्रैक्शन है और झील में शिकारा राइड किए बिना यहाँ की यात्रा अधूरी है। ये झील एक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है और यहाँ आप शिकारा राइड के अलावा हाउस बोट में स्टे का मज़ा भी ले सकते हैं। दस बजकर 20 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस श्रीनगर के TRC बस स्टैंड पहुंच चुकी है। लेह से श्रीनगर तक का ये सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा। लद्दाख के सूखे पहाड़ों से लेकर कश्मीर की हरी भरी वादियों तक रास्ते भर बदलते नज़ारे और मौसम इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप भी लद्दाख यात्रा का प्लान बना रहे हों तो बस का ये सफ़र एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। श्रीनगर से लेह जाने वाली बस सुबह 7 बजे चलती है और टिकट्स यात्रा से एक दिन पहले यहाँ TRC बस स्टैंड से ली जा सकती हैं। फ़िलहाल इन बसेस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, इसलिए टिकट आपको काउंटर से ही लेनी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद।